नमस्कार। आज हम गणित सिखाने से जुड़े एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, स्टूडेंट्स की गलतियां। भाई ये एक ऐसी चुनौती है ना जो सिर्फ एग्जाम्स के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि असल क्लासरूम टीचिंग में भी टीचर्स के सामने सबसे ज्यादा आती है। तो चलिए इस पूरी बात को एक बहुत ही पावरफुल आइडिया से शुरू करते हैं कि त्रुटि विफलता नहीं बल्कि सीखने का अवसर है। सच कहूं तो बस यही एक सोच स्टूडेंट्स की गलतियों को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल सकती है। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। स्टूडेंट्स का गणित में गलतियां करना क्लासरूम की सबसे आम चुनौतियों में से एक है। मतलब हर टीचर कभी ना कभी इस स्थिति से जरूर गुजरता है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि गणित में इन गलतियों का सच क्या है। फिर ये कितने तरह की होती हैं, ये पहचानेंगे। उनके पीछे का कारण समझेंगे और फिर देखेंगे कि इन्हें एनालाइज और ठीक कैसे किया जा सकता है। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि कैसे यही गलतियां सीखने का पहला कदम बन जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, गणित में त्रुटियों का सच। यहां हम पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम असल में किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये त्रुटि या एरर आखिर है क्या चीज? देखिए, सीधी सीधे कहें तो ये एक ऐसी गलती है जो तब होती है जब कोई स्टूडेंट या तो गलत जवाब देता है, या कोई गलत नियम लगा देता है, या फिर किसी सवाल को हल करने का कोई गलत तरीका अपना लेता है। अच्छा, यहां पर ना एक त्रुटि और एक भ्रांति यानी मिसकंसेप्शन, इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, त्रुटि तो बस एक गलत जवाब है, लेकिन भ्रांति भ्रांति तब होती है जब कोई स्टूडेंट किसी गलत कॉन्सेप्ट को ही सही मान बैठता है और फिर उसे बार बार हर सवाल में लगाता रहता है। ये एक ज्यादा गहरी समस्या है। चलिए इसका एक बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल देखते हैं। एक बहुत आम भ्रांति ये है कि जिस भिन्न का हर यानी डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो भिन्न भी बड़ी होती है। अब ये एक गलत धारणा है जिसे कई स्टूडेंट्स सही मानकर चलते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये गलतियां कितने तरह की होती हैं, क्योंकि गलतियों को अलग अलग श्रेणियों में बांटने से उन्हें बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। मोटे तौर पे देखें तो गणित में 4 तरह की गलतियां सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं। पहली है कंप्यूटेशनल यानी कैलकुलेशन से जुड़ी गलती, जैसे जोड़ घटाव में कोई गड़बड़ हो गई। दूसरी है कॉन्सेप्चुअल गलती, जहां बेसिक कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया। तीसरी है प्रोसीजरल, मतलब कॉन्सेप्ट तो पता है पर उसे हल करने के स्टेप्स गलत हैं। और चौथी है भाषाई त्रुटि, जहां वर्ड प्रॉब्लम्स को समझने में दिक्कत होती है। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि गलतियां क्या होती हैं, पर सवाल ये है कि ये होती क्यों हैं, है ना? तो हमारा अगला सेक्शन इसी पर है, गलतियों के पीछे का कारण, क्योंकि सही समाधान खोजने के लिए क्यों को समझना बेहद जरूरी है। तो वो बड़ा सवाल, आखिर स्टूडेंट्स की गलतियां करते ही क्यों हैं? यही वो सवाल है जो हमें उन असली कारणों की तरफ ले जाता है जिनकी पड़ताल एक टीचर को करनी चाहिए। देखिए, इसकी कई वजह हो सकती हैं, जैसे कि कई बार बस रटकर सीख लिया जाता है, समझा नहीं जाता, या फिर उस टॉपिक से जुड़ा पिछला ज्ञान कमजोर होता है। कभी-कभी जल्दबाजी में भी गलती हो जाती है। इसके अलावा अच्छे टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी टीएलएम की कमी, गलत उदाहरण देखना या कॉन्सेप्ट का ही ठीक से क्लियर ना होना भी गलतियों की वजह बन जाता है। चलिए अब इस पूरी चर्चा के सबसे काम के हिस्से पर आते हैं, त्रुटि विश्लेषण और सुधार। इसे आप हर टीचर के लिए एक प्रैक्टिकल टूल किट की तरह समझ सकते हैं। तो देखिए, इसका जो पहला स्टेप है वो है डायग्नोसिस, जिसे हम एरर एनालिसिस भी कहते हैं। अब इसका मकसद क्या है? सिर्फ गलती पकड़ना नहीं, बल्कि ये समझना है कि वो गलती आखिर हुई क्यों। इस डायग्नोसिस प्रोसेस के 4 बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला, स्टूडेंट से कहें कि वो प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाए। दूसरा, उस एक पॉइंट को पकड़ें जहां पर गलती हुई है। तीसरा, अब जांच करें और पता लगाएं कि उस गलती का असली कारण क्या है। और चौथा, अपने अंदाजे को पक्का करने के लिए वर्कशीट या कुछ सवाल पूछकर देखें। अच्छा, एक बार जब पता चल गया है कि गलती क्यों हो रही है, तो हमारा अगला कदम क्या होगा? जाहिर है, सुधार। अब हम उन तरीकों पर फोकस करेंगे जो स्टूडेंट्स को उनकी समझ ठीक करने में मदद करते हैं। अब सुधार के लिए कुछ तरीके हैं जो बहुत कारगर साबित होते हैं, जैसे कि असल दुनिया से जुड़े एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करें, कॉन्क्रीट से सेमी कॉन्क्रीट और फिर एब्स्ट्रैक्ट, इस टीचिंग मेथड को फॉलो करें। मतलब पहले ब्लॉक्स जैसी ठोस चीज़ों से सिखाएं, फिर तस्वीरों से, और आखिर में सिर्फ नंबरों पर आएं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और ग्रुप वर्क को बढ़ावा दें, प्रैक्टिस के ज़्यादा मौके दें, और सबसे ज़रूरी बात, स्टूडेंट्स को गलतियों के लिए सज़ा ना दें,
बल्कि प्यार से उन्हें गाइड करें। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सीखने का पहला कदम। यहाँ हम वापस उसी बात पर आएंगे जहाँ से शुरू किया था और इस बात पर जोर देंगे कि आगे बढ़ने के लिए गलतियाँ कितनी ज़रूरी हैं। तो चलिए एक बार फिर से सोचते हैं, इस पूरे एरर एनालिसिस का असल मकसद, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है क्या? क्या यह सिर्फ गलती ढूंढना है? नहीं, असली मकसद सिर्फ गलती की पहचान करना नहीं, बल्कि उस त्रुटि के कारण तक पहुंचना है। क्योंकि जब हम कारण को समझते हैं, तभी हम टीचर और स्टूडेंट दोनों को बेहतर बनने में मदद कर सकते हैं। और आखिर में इस एक पावरफुल सोच के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। एक गलती सीखने की सीढ़ी है, रुक जाने का कारण नहीं। ये हमें हमेशा याद दिलाता है कि हर गलती असल में आगे बढ़ने का एक नया